नमस्कार आप सभी को। तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोन इनसाइट पर। तो साथियों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उस टॉपिक का आज हमारा ये आखिरी और लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है और जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है, उनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है या उनके अंदर बेसिकली अंतर क्या है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो तथा मैक्रो अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर निम्नलिखित है, यानी कि बहुत सारे अंतर हैं इन दोनों में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि इनके अंदर क्या बेसिकली रिलेशन भी बहुत ज़्यादा है, कि माइक्रो मैक्रो के ऊपर डिपेंड करती है और हमारी मैक्रो माइक्रो के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इन दोनों में क्या है, रिलेशन के साथ साथ या संबंध के साथ साथ डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए इनको पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, सामूहिकता के स्तर में अंतर, यानी कि डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि इनकी एग्रीगेशन में जो डिफरेंस है या सामूहिकता के स्तर में अंतर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अकेली आर्थिक इकाई जैसे एक फर्म अथवा आर्थिक इकाइयों के एक छोटे समूह जैसे एक उद्योग से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर हम माइक्रो की बात करते हैं बच्चे, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि माइक्रो का जो अगर एग्रीगेशन की बात करें तो माइक्रो के अंदर क्या बेसिकली माइक्रो का मीन से स्मॉल या छोटा, जिसके अंदर हम क्या बात करते थे, या तो एक सिंगल फर्म की, यानी कि एक सिंगल फर्म की बात करेंगे, या तो हम इसके अंदर या हम क्या बात करेंगे इसके अंदर कि आर्थिक इकाइयों का एक छोटे समूह, यानी कि एक अगर हम कलेक्टिव भी बात करेंगे, एग्रीगेशन की भी बात करेंगे, तो एक हम क्या करेंगे एक छोटे से समूह की बात करेंगे। लाइक जैसे हम बात कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एक सिंगल बंदे का मान लीजिए हम डिमांड करो की बात करते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट के डिमांड करो की बात करते हैं, तो जो मार्केट के डिमांड करो के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे बहुत सारे लोग हैं, तो सारे लोगों का क्या है, सबके डिमांड करो को जब हॉरिजॉन्टल तरीके से जोड़ देते हैं या उनका योग कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है कि पूरा मार्केट का डिमांड करवा जाता है। तो वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया कि एक मतलब क्या है कि छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का वो जोड़ का या सम्मिशन का भी हमने क्या कर ली, स्टडी कर ली। तो इस टाइप की जो हमारी आर्थिक समस्या, इनका जो अध्ययन किया जाता है बेसिकली वो किसके अंदर किया जाता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था की सारी फर्मों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो के अंदर क्या था कि हम एग्रीगेशन की बात करेंगे या ऑल की बात करेंगे, यानी कि कंप्लीट जो हमारी कंप्लीट इकोनॉमी है, तो हम कंप्लीट इकोनॉमी की बात करेंगे। या अगर हम किसी एक पर्टिकुलर फर्म की बात करेंगे तो उस एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्में हैं, हम सारी फर्मों के जोड़ की बात करेंगे। ठीक है, या हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी हमारी क्या करेंगे, पूरी की पूरी इकोनॉमी की ही हम इसके अंदर स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये था इनके अंदर पहला अंतर या पहला डिफरेंस क्या था, ये सामूहिकता के स्तर में अंतर, यानी कि इनकी डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में क्या डिफरेंस है। तो माइक्रो क्या है बेसिकली एक जिसके अंदर अकेली आर्थिक इकाई या आर्थिक इकाइयों के एक छोटे ग्रुप की स्टडी करी जाती है, और दूसरी तरफ जो मैक्रो है उसके अंदर क्या किया जाता है, सारी फर्मों की आर्थिक समस्याओं या पूरा एग्रीगेशन लेवल पे या पूरी इकोनॉमिक लेवल पे क्या किया जाता है, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है उद्देश्यों में अंतर। नंबर 2, उद्देश्यों में अंतर, यानी कि क्या है कि इनके जो डिफरेंस है किसके अंदर, इनके ऑब्जेक्ट्स के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्टिव, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेज है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का उद्देश्य साधनों के उचित बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं और नीतियों का अध्ययन करना। यानी कि इसका बेसिकली क्या है कि साधनों के उचित बंटवारे की, साधनों का क्या होना चाहिए, उचित बंटवारा होना चाहिए। ये किससे रिलेटेड है, साधनों का उचित बंटवारा, साधनों का उचित बंटवारा। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका पर्पस क्या है या उसका ऑब्जेक्टिव क्या बेसिकली कि जो हमारे साधन है, यानी कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनके अंदर क्या है, उनका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, मतलब बढ़िया तरीके से होना चाहिए। तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी पॉलिसीज है, उनका अध्ययन करने का काम कौन करता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके विपरीत मैक्रो इकोनॉमिक्स का उद्देश्य साधनों का पूर्ण रोजगार तथा साधनों के विकास से संबंधित समस्याओं, सिद्धांतों तथा नीतियों का अध्ययन करना है। यानी कि वहां तो साधनों का बंटवारा था, यहाँ क्या है, साधनों का पूर्ण रोजगार तथा साधनों के विकास से संबंधित समस्याओं, सिद्धांतों तथा नीतियों का अध्ययन करना। यानी कि भाई जो साधन है तो साधनों को क्या करना, हम एक तो उनको पूर्ण रोजगार होना चाहिए उनका, क्योंकि हम एग्रीगेशन की बात करेंगे मैक्रो के अंदर। तो एग्रीगेशन की जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स क्या कि जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो, पूर्ण रोजगार हो उनको। और क्या इसके अलावा क्या है कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से या जो साधन है उनका क्या हो, उनका विकास हो। तो उनके पूर्ण रोजगार और विकास से संबंधित जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो हमारी थ्योरीज और जो हमारी पॉलिसीज है, उसका अध्ययन बेसिकली किसके अंदर किया जाता है, वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, कीमत तथा आय के विभिन्न महत्व। यानी कि जो हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है उनके अंदर क्या डिफरेंस है कि डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एंड इनकम। यानी कि उनकी जो इनकम लेवल और जो प्राइस लेवल, जो प्राइस की हम बात करते हैं तो उनका दोनों के अंदर क्या अलग अलग डिफरेंस, इनके अंदर जो उनकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो दोनों के अंदर अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की समस्याओं का मुख्य निर्धारक कीमत है। यानी कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहाँ क्या हमारा मुख्य निर्धारक कीमत है। यानी कि वहाँ क्या बात करेंगे, हम मेजरली बात कीमत की करेंगे। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की समस्याओं का मुख्य निर्धारक आय है। ठीक है, यानी कि अगर माइक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो के अंदर कौन है, कीमत है या प्राइस है। और मैक्रो के अंदर कौन है, मैक्रो के अंदर आय है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादन के साधन आदि आर्थिक तत्व अपने निर्णय कीमतों के आधार पर लेते हैं। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर चाहे हम कंज्यूमर की बात करें, चाहे प्रोड्यूसर की बात करें, या हम उत्पादन के जो साधन है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी बात करें, तो वो सारे क्या करते हैं, वो सारे के सारे आर्थिक तत्व अपने जो निर्णय है बेसिकली वो प्राइस के अकॉर्डिंग लेते हैं। यानी कि वो पूरा का पूरा प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होकर ही काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो हमारा कुल उपभोग, कुल निवेश आदि से संबंधित निर्णय आय के आधार पर लिए जाते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, हम एग्रीगेशन की बात करेंगे तो जो हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन है और एग्रीगेट जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड जो भी हमारे निर्णय होंगे वो सारे किसके आधार पर लिए जाएंगे, वो सारे के सारे आय के आधार पर लिए जाएंगे या इनकम के आधार पर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, कीमत तथा आय के विभिन्न महत्वों का मीन्स क्या कि माइक्रो किसको ज्यादा महत्व देता है, कीमत को ज्यादा महत्व देता है, या कीमत के अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और मैक्रो बेसिकली आय को या इनकम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो सारे के सारे डिसीजन किसके बिहाफ पे लिए जाते हैं, आय के बिहाफ पे लिए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अध्ययन की विधियों में अंतर। ठीक है, यानी कि क्या है कि इनकी जो डिफरेंस इन द मेथड ऑफ स्टडी, यानी कि इनके जो क्या है हमारे अध्ययन की जो विधियां, यानी कि इनको अध्ययन करने की अलग अलग विधियां है या जो अलग अलग मेथड है बेसिकली उसके अंदर भी डिफरेंसेस है। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को बनाते हुए हम यह मान लेते हैं कि अन्य बातें समान रहेगी। ठीक है, यानी कि माइक्रो के अंदर क्या होता है, माइक्रो के अंदर हम ये मान के ही चलते हैं हर बार कि क्या है, अन्य बातें समान रहेंगी, अन्य बातें समान रहेंगी। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी क्रिया से संबंधित केवल महत्वपूर्ण तत्वों के संबंध का अध्ययन करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का ही रिलेशन हम देखते हैं। इसके अलावा जो अदर फैक्टर हैं या जो अदर निर्धारक हैं, लाइक जो हमारी इनकम है या जो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड है या हमारी कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, तो ये जो सारी चीज़ें बेसिकली इन सारी चीज़ों को हम क्या मान के चलते हैं, इनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, या हम ये सारी क्या अन्य बातें हैं, इन अन्य बातों को हम क्या करते हैं, समान मान के चलते हैं, जिसको हम सेटिरस पैराबस भी कहते हैं। यानी कि क्या बात किया हमने, बाकी सारी बातों को तो समान मान लिया, सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण बातों को या इंपॉर्टेंट बातों की हमने क्या की, स्टडी की। अध्ययन के इस तरीके को आंशिक संतुलन विधि कहते हैं। यानी इसके अंदर हम क्या किया, आंशिक संतुलन, यानी कि हम कंप्लीट तो करते ही नहीं, कुछ चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं और बाकी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको आंशिक संतुलन विधि भी कहा जाता है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम मैक्रो की बात करेंगे
जो हमारा मैक्रो है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आर्थिक तत्वों के बड़े बड़े आर्थिक समूह में बांट लिया जाता है। यानी कि अगर हम मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो के अंदर क्या है कि पूरे की पूरी जो इकोनॉमिक्स है, पूरी इकोनॉमिक्स को बड़े बड़े आर्थिक तत्वों में बांट लिया जाता है। इन तत्वों की परस्पर निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। इसको सामान्य संतुलन, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम किसी भी चीज को कांस्टेंट मान के नहीं चलेंगे। हम क्या कर देंगे, पूरा का पूरा अलग अलग जो क्या है ग्रुपों में बांट देंगे, बड़े बड़े ग्रुपों में पूरी इकोनॉमिक्स को, और अलग अलग ग्रुपों के जो तरीके से हम फिर क्या करेंगे, हम उनकी कंप्लीट तरीके से स्टडी करेंगे। लाइक अगर हम जैसे कुल डिमांड की बात करेंगे, या हम क्या करेंगे कुल पूर्ति की बात करेंगे, या टोटल हम सप्लाई की बात करेंगे, हम कुल उपभोग की बात करेंगे, या हम कुल निवेश की बात करेंगे, तो वो सारा हम क्या करेंगे, हम एग्रीगेशन के तरीके से करेंगे या जनरल इक्विलिब्रियम के तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है विरोधाभास। विरोधाभास का मीन्स क्या होता है, विरोधाभास मतलब पैराडॉक्सिस। अब पैराडॉक्सिस का मतलब क्या है कि माइक्रो तथा मैक्रो क्रियाओं में कई बार विरोधाभास पाया जाता है। यानी कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि माइक्रो और मैक्रो के अंदर पैराडॉक्स हो जाता है। जैसे एक पैराडॉक्स तो यही है कि जो सेविंग का पैराडॉक्स है कि क्या है कि मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे जब हम देखते हैं तो क्या है कि सेविंग अच्छी बात है, यानी कि अगर कोई सिंगल बंदा कोई सेविंग करता तो उसके लिए तो अच्छी बात ही है। लेकिन अगर हम इसी सिद्धांत को मैक्रो लेवल पे लागू कर दें या समष्टि के ऊपर लागू कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरी कंट्री के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। क्योंकि अगर लोगों ने सेविंग कर ली, अगर लोग सेविंग ज्यादा करेंगे इट मीन्स क्या है, अगर उन्होंने बचत ज्यादा कर ली, बचत ज्यादा, तो बचत ज्यादा की वजह से क्या होगा, वो उपभोग कम कर देंगे, यानी कि वो कंजम्पशन कम कर देंगे। तो जैसे ही कंजम्पशन कम होएगा तो इट मीन्स क्या कि वो डिमांड कम कर देंगे। अगर डिमांड कम करी तो हाँ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो इसका इट मीन्स क्या कि जो लोगों को वहाँ रोजगार मिला हुआ था, एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था, वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। अगर वो बेरोजगार हुए तो डिमांड और भी कम हो जाएगी। इट मीन्स क्या है कि एक मंदी का सर्कल शुरू हो जाएगा, या क्या आ जाएगा, कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर मंदी आ जाएगी। ठीक है, तो यही बेसिकली क्या है, यही पैराडॉक्स है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि व्यक्तियों के जोड़ से समाज की रचना होती है, परंतु कई कार्य जो एक व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं वे सारे समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे कार्यों को विरोधाभास कहा जाता है। यही तो है, हमने यही बात की है कि जो सेविंग है वो एक पर्टिकुलर बंदे के लिए या एक व्यक्ति के लिए वो अच्छी बात हो सकती है, लेकिन क्या है जो हमारी अगर पूरी कंट्री की बात करें तो पूरी कंट्री के लिए क्या हो जाता है, वो नुकसानदायक हो जाता है। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे क्या कि हम क्या करते हैं, बैंकों के अंदर हमारी जमा रखते हैं, हमारे पैसे हमारी पूंजी हम बैंकों के अंदर जमा करते हैं। अब मान लीजिए कि जो हमारा एक बंदा है, एक बंदे ने मान लीजिए कि बैंकों से क्या कर लिया, अपनी सारी की सारी पूंजी वापस ले लिया। उन्होंने बैंकों के ऊपर जितना भी क्या किया था, जो भी उन्होंने पैसा जमा करवा रखा था, उन्होंने सारा पैसा बैंक से अपना निकाल लिया। अब क्या होगा, अगर एक बंदे ने निकाला, यानी कि सिर्फ माइक्रो लेवल पे अगर बात है तो कोई दिक्कत नहीं होनी। लेकिन अगर ऐसा ही पूरी कंट्री के सारे लोग करना शुरू कर दें, यानी कि अगर सारे के सारे लोग क्या करें, सारे के सारे लोग निकाल लें पैसे को, तो अगर सारे के सारे लोगों ने पैसा निकाल लिया तो उससे क्या होगा, फिर उससे तो फिर क्रेडिट क्रिएशन ही नहीं होगा ना, क्योंकि बैंकों के पास कोई राशि नहीं बचेगी। अगर बैंकों के पास कोई राशि नहीं बचेगी तो बैंक क्या नहीं कर पाएंगे, बैंक क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि साख का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर बैंक साख का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, बैंक फेल हो जाएंगे। अगर बैंक फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, यही विरोधाभास है माइक्रो और मैक्रो के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है विभिन्न मान्यताएं। यानी कि दोनों की क्या है, अगर हम मान्यताएं की बात करते हैं या अगर हम क्या बात करते हैं, अगर हम अजम्पशंस की बात करते हैं तो दोनों के लिए क्या है, इनके अजम्पशंस अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं माइक्रो तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स की मान्यताएं अलग अलग होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मान लिया जाता है कि देश में पूर्ण रोजगार है, यानी कि माइक्रो मान के चलता है कि कंट्री के अंदर क्या है, कंट्री के अंदर पूर्ण रोजगार है। जब हम माइक्रो की किसी थ्योरी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि कंट्री के अंदर पूर्ण रोजगार है। कुल उत्पादन तथा कुल व्यय निश्चित है, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन होना है और जो टोटल एक्सपेंडिचर होना वो भी क्या है, वो निश्चित है, या वो ऑलरेडी क्या है, वो मतलब हमें उस चीज़ का पता है कि वो फिक्स है कि इतना ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होएगा और इतना ही हमारा एक्सपेंडिचर होएगा।
इन मान्यताओं के आधार पर यह जानने की कोशिश की जाती है कि उत्पादन, रोजगार आदि का बंटवारा कैसे हो। यानी कि बेसिक बात क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक बात तो वही है कि वो बंटवारे से रिलेटेड बात करता है। लेकिन वो बंटवारे से रिलेटेड जब भी बात करेगा तो उससे पहले क्या मान के चल लेता है, वो पूर्ण रोजगार की कंडीशन मान के चल लेता है, और ये मान लेता है कि जितना भी प्रोडक्शन होना है, जितना एक्सपेंडिचर होना, वो सारा का सारा क्या है, वो सारा का सारा फिक्स है। अब अगर दूसरी तरफ हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यह माना जाता है कि देश में साधनों का बंटवारा कैसे हो रहा है, यह निश्चित है। अब मैक्रो वाले क्या करेंगे, मैक्रो वाले ये मान लेंगे कि भाई जो देश में साधनों का बंटवारा है बेसिकली, यानी कि जो माइक्रो की प्रॉब्लम है साधनों का बंटवारा, वो मान के चलेंगे साधनों का बंटवारा तो निश्चित है। अब अगर साधनों का बंटवारा निश्चित है तो इसके बाद क्या है, ये मान्यता मान के वो ये क्या करेंगे, यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि साधनों को पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त हो। यानी कि एक दूसरे की क्या, एक दूसरे की उल्टी मान्यताएं मान रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मान रही है कि पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार की कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें साधनों का बंटवारा करना है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मानती है कि साधनों का बंटवारा तो निश्चित तरीके से है या उचित तरीके से है। इन जो साधनों का बंटवारा है ये मान्यता लेके हम क्या करेंगे, साधनों को पूर्ण रोजगार कैसे दे सकते हैं, या पूर्ण रोजगार की जो कंडीशन हम वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अगला जो डिफरेंस है बेसिकली वो है विश्लेषणात्मक अंतर। यानी कि इन दोनों के अंदर क्या है, विश्लेषणात्मक अंतर क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध संतुलन की स्थिति में आर्थिक तत्वों के व्यवहार के अध्ययन से है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिकली क्या है कि संतुलन की कंडीशन तो मान के चलते हैं कि हमारे क्या है, संतुलन की कंडीशन है, और संतुलन की कंडीशन के अंदर ही हम क्या करेंगे, आर्थिक तत्वों के जो बिहेव है उनके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध असंतुलन की स्थिति में आर्थिक तत्वों के व्यवहार के अध्ययन से है। और मैक्रो क्या करता है, मैक्रो असंतुलन की कंडीशन में बात करता है कि जब असंतुलन है तो असंतुलन की ही में वो क्या करेगा, किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, संतुलन कर सकते हैं। यही मान के चल सकते हैं कि वो यही मानता है कि भाई पूर्ण रोजगार है नहीं, पूर्ण रोजगार हमें अचीव करना है, क्योंकि पूर्ण रोजगार न होना एक असंतुलन की कंडीशन है और कंट्री के अंदर पूर्ण रोजगार होना एक संतुलन की कंडीशन है। लेकिन जो हमारा माइक्रो है वो माइक्रो तो ऑलरेडी यही मान के चलता है कि कंट्री के अंदर क्या है, पूर्ण रोजगार है, या क्या है, जो हमारा एग्रीगेट जो हमारा कंजम्पशन है या जो एग्रीगेट हमारी सप्लाई है वो क्या है, सारी की सारी वो निश्चित है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो संतुलन को मान के ही आर्थिक तत्वों के अध्ययन करता है। लेकिन मैक्रो क्या करता है, मैक्रो असंतुलन की स्थिति में अध्ययन करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है परिवर्तनों से संबंधित विभिन्नताएं। यानी कि अगर हम विभिन्नताओं की बात करते हैं या डिफरेंसेस रिलेटिंग टू चेंजेस, यानी कि इनके अंदर बेसिकली जो चेंज में जो जो भिन्नताएं हैं। माइक्रो तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स का अंतर इस बात से भी सिद्ध हो जाता है कि कई आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो बदल रही हैं परंतु सामूहिक दृष्टिकोण से यह स्थिर है। यानी यह क्या मान के चल रहे हैं कि जो माइक्रो लेवल पे अगर हम बात करें तो चीजें क्या हो रखी हैं, तो चीजें बदल रही हैं, बदल रही हैं। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पे बात करें चीजों के बारे में तो मैक्रो में चीजें स्थिर हैं। ठीक है, परंतु सामूहिक दृष्टिकोण से स्थिर है। उदाहरण के लिए कई परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। हो सकता है कि बहुत सारे जो एक विशेष समुदाय वर्ग है या बहुत सारे परिवार हैं उनमें क्या हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ सकती है, परंतु कई परिवारों में उतना ही कम भी हो सकता है कि जो मतलब कुछ परिवार ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो पॉपुलेशन कंट्रोल है या जो पॉपुलेशन की हमारी पॉलिसी उसको अच्छे से वो अपना रहे हैं या पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए सब परिवारों को औसत निकालने पर कुल जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन न होने की संभावना हो सकती है। इट मीन्स क्या है कि भाई माइक्रो लेवल पे तो चीजें बदल रही है। एक परिवार तो ऐसा है जो क्या है, जो दे दनादन क्या कर रहा है, वो बच्चे पैदा ही कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो कोई भी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं लगा रहा है और भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। और दूसरा परिवार ऐसा है जो क्या कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है। यानी कि अगर एक परिवार ने मान लीजिए कि 4 बच्चे पैदा किए और दूसरे परिवार ने 4 बच्चों को कंट्रोल कर लिया, 4 बच्चे नहीं पैदा किए, तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तो बराबर ही आएगा ना दोनों का, मतलब पिछली बार का और अगली बार का एवरेज तो दोनों का सेम ही आएगा। इट मीन्स अगर मैक्रो लेवल पे या पूरे सामूहिक लेवल पे देखेंगे हम चीजों को तो वो क्या रहेंगी, वो तो स्थिर ही रहेंगे या फिक्स ही रहेंगे। और माइक्रो लेवल पे वो चीजें क्या थी, माइक्रो लेवल पे वो चीजें बदल रही थी। तो यही बेसिकली क्या है, इनके अंदर परिवर्तन से संबंधित विभिन्नताएं या इसके अंदर जो भी अंतर है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो यही था बेसिकली आज के हमारे जो डिफरेंसेस था। अगर हम कंक्लूजन के तौर पे बात करें
तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हालांकि माइक्रो तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स में अनेक अंतर पाए जाते हैं, परंतु इन अंतरों के कारण यह नहीं समझना चाहिए कि ये दोनों विभिन्न क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के विभिन्न तरीके हैं। यानी कि इनके अंदर हमने बहुत सारे डिफरेंसेस काउंट कर लिए कि बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस के बावजूद हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये दोनों क्या है, अलग अलग क्रियाएं हैं, बल्कि क्या है ये अलग अलग जो आर्थिक क्रियाएं तो सेम ही है। उन आर्थिक क्रियाओं के जो हमारे क्या है अध्ययन करने के या जो स्टडी करने के बेसिकली क्या है ये अलग अलग तरीके हैं या विभिन्न तरीके हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर। तो आशा है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।